ये कहानी है श्रद्धा की। एक ऐसी महिला जो समाज के बनाए नियमों, रीति रिवाजों और आदर्श पत्नी के सांचे में इस तरह ढल चुकी थी कि उसने अपने वजूद को ही भुला दिया था। लेकिन जब उसी के आत्मसम्मान को पैरों तले रौंदा गया तो उसके भीतर की सोई हुई शक्ति जागी। ये सफ़र एक कमज़ोर, डरी सहमी, रूढ़िवादी गृहिणी के एक आत्मनिर्भर और चट्टान जैसी मजबूत औरत बनने का है। श्रद्धा का जन्म एक बेहद साधारण, रूढ़िवादी, मध्यवर्गीय परिवार में हुआ था। बचपन से ही उसे सिर्फ दो बातें सिखाई गई थीं। पहला, दूसरों की सेवा करना और दूसरा, अपनी आवाज़ को धीमा रखना। जब वो 22 साल की हुई तो उसके माता पिता ने बड़े अरमानों के साथ उसका हाथ राजीव के हाथ में सौंप दिया। राजीव शहर की एक बहुत बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनी MNC में ऊंचे पद पर कार्यरत था। वो दिखने में आधुनिक, सुशिक्षित और बहुत अमीर था। श्रद्धा के परिवार को लगा कि उनकी बेटी की किस्मत चमक गई है। शादी के बाद जब श्रद्धा उस आलीशान बंगले में आई तो उसकी आंखें चौंधी आ गईं, लेकिन उस चमक के पीछे जो अंधेरा था उसका एहसास उसे धीरे धीरे हुआ। श्रद्धा की सुबह रोज़ 5 बजे शुरू होती थी। वो उठकर सबसे पहले पूरे घर की सफाई करती, सास ससुर के लिए काढ़ा और दवाइयाँ देती और फिर रसोई में जाकर राजीव की पसंद का नाश्ता बनाने में जुट जाती। राजीव 8:30 बजे डाइनिंग टेबल पर आता। श्रद्धा बड़े चाव से उसके सामने गर्मा गर्म पराठे रखती, लेकिन राजीव का ध्यान हमेशा अपने फ़ोन या टैबलेट पर होता। श्रद्धा, कितनी बार कहा है कि पराठों में तेल कम रखा करो। तुम्हें ज़रा भी अंदाज़ा है कि कैलोरी काउंट क्या होता है? राजीव ने चिढ़कर प्लेट को आगे खिसकाते हुए कहा। जी, वो बाबूजी को बिना तेल का दिया था, आपके लिए थोड़ा। श्रद्धा ने डरते हुए अपनी बात रखनी चाहिए। बस बहस मत करो, वैसे भी तुम्हारी अक्ल इस रसोई से बाहर कभी गई ही नहीं है। राजीव ने न्यूज़पेपर उठाते हुए रूखे स्वर में कहा। श्रद्धा चुपचाप अपनी आंखें नीची कर लेती। उसके लिए राजीव का हर शब्द पत्थर की लकीर था। वो अंदर ही अंदर घुटती, खुद को कोसती कि शायद उसी में कोई कमी है। वो अंग्रेज़ी नहीं बोल पाती थी, आधुनिक कपड़े पहनने में हिचकिचाती थी और पार्टी समारोह के तौर तरीकों से अनजान थी। राजीव अक्सर उसे अपने दोस्तों के सामने लाने से कतराता था। एक शाम राजीव के घर पर उसके कुछ ख़ास दोस्तों और सहकर्मियों की पार्टी थी। श्रद्धा ने बहुत चाव से एक सुंदर बनारसी साड़ी पहनी, बालों का जूड़ा बनाया और माथे पर बिंदी सजाई। जैसे ही वो मेहमानों के सामने स्नैक्स की प्लेट लेकर पहुंची, राजीव के एक दोस्त ने पूछा, अरे राजीव, ये तुम्हारी मिसेज़ हैं, मिलवाया का नहीं कभी? राजीव ने श्रद्धा को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके चेहरे पर साफ झल्लाहट थी। उसने हंसकर बात टाल दी। अरे नहीं यार, ये बस घर संभालती हैं। श्रद्धा, तुम अंदर जाओ और ज़रा बर्फ़ भिजवाओ। श्रद्धा का दिल टूट गया। वो रसोई में जाकर चुपचाप रोने लगी। उसे महसूस होने लगा था कि वो उस आलीशान घर में सिर्फ एक बिना वेतन की नौकरानी बनकर रह गई है, जिसका ना कोई सम्मान है और ना ही कोई अस्तित्व। सास ससुर भी हमेशा राजीव का ही पक्ष लेते। सास अक्सर कहती, बहू, मर्द तो बाहर कमाता है, 4 बातें कह भी दे तो सहना सीखो। औरत का धर्म ही है सहना। श्रद्धा ने इसे ही अपनी नियति मान लिया था। समय बीतता गया और राजीव का व्यवहार श्रद्धा के प्रति और भी क्रूर होता गया। अब वो अक्सर रातों को देर से घर लौटता। जब श्रद्धा दरवाज़ा खोलती तो उसके कपड़ों से किसी और महिला के परफ्यूम की तेज़ खुशबू आती। राजीव का फ़ोन अब हमेशा पासवर्ड से लॉक रहता था और वो उसे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करता था। श्रद्धा का मन किसी अनहोनी की आशंका से काँप उठता था, लेकिन वो अपने ही विचारों को दबा देती। वो सोचती कि शायद काम का तनाव होगा, लेकिन सच को ज़्यादा दिनों तक छुपाया नहीं जा सकता। एक शनिवार की दोपहर राजीव घर पर ही था और बेडरूम में सो रहा था। उसका फ़ोन अचानक वाइब्रेट होने लगा। स्क्रीन पर लगातार कई मैसेजेस आ रहे थे। श्रद्धा उस वक्त कमरे की डस्टिंग कर रही थी। उसने देखा
कि स्क्रीन लॉक होने के बावजूद पॉपअप मैसेजेस साफ पढ़े जा सकते थे। मैसेज भेजने वाले का नाम था निकिता। मैसेज में लिखा था, जानू, तुम उस अनपढ़ औरत के साथ वीकेंड कैसे बिता सकते हो? मुझे तुम्हारी याद आ रही है। अगले हफ्ते हमारी पेरिस ट्रिप का टिकट कंफर्म हो गया है ना? आई लव यू। श्रद्धा के हाथ से डस्टिंग का कपड़ा छूटकर गिर गया। उसके पैर कांपने लगे, सिर चकराने लगा। दीवारें जैसे उसके ऊपर गिरने को आ रही थीं। उसने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। उसी पर राजीव की आँख खुल गई। उसके हाथ में फ़ोन देखकर वो चीते की तरह झपटा और उसने श्रद्धा के हाथ से फ़ोन छीन लिया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फ़ोन को हाथ लगाने की, जाहिल औरत? राजीव चिल्लाया। श्रद्धा की आंखों से आंसुओं का सैलाब बह निकला। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, राजीव, ये निकिता कौन है? पेरिस ट्रिप, आई लव यू, ये सब क्या है? क्या आप मुझे धोखा दे रहे हैं? राजीव के चेहरे पर पकड़े जाने का कोई डर या पछतावा नहीं था। इसके विपरीत उसकी आंखों में एक अजीब सा अहंकार और क्रूरता आ गई। उसने हंसते हुए कहा, हाँ, मैं निकिता से प्यार करता हूँ। वे मेरी कलीग है, पढ़ी लिखी है, सुंदर है और सबसे बड़ी बात, वो मेरे स्टेटस की है, तुम्हारी जैसी गंवार नहीं है। मैं उसके साथ खुश हूँ। श्रद्धा ने रोते हुए उसके पैर पकड़ लिए। ऐसा मत कहिए राजीव, मुझसे क्या गलती हुई? मैंने दिन रात इस घर को अपना समझा, आपकी सेवा की। मुझे छोड़िए मत। राजीव ने पैर झटक दिए, जिससे श्रद्धा फर्श पर गिर गई। सेवा? सेवा के लिए नौकर मिलते हैं? मुझे एक पत्नी चाहिए थी जो मेरी सोशल लाइफ का हिस्सा बन सके, तुम जैसी नहीं। अच्छा हुआ तुम्हें सच पता चल गया। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। श्रद्धा भागकर अपने सास ससुर के पास गई। उसने रोते हुए पूरी बात बताई, लेकिन वहाँ भी उसे सिर्फ निराशा हाथ लगी। ससुर ने पेपर पढ़ते हुए कहा, बहू, राजीव बड़ा आदमी है, कॉरपोरेट दुनिया में ये सब आम बात है, तुम्हें थोड़ा एडजस्ट करना चाहिए। और सास ने तो सारा दोष श्रद्धा पर ही मढ़ दिया। अगर पत्नी अपने पति को बांध कर नहीं रख सकती तो दोष पत्नी का ही होता है, तुम ही उसके लायक नहीं हो। उस रात श्रद्धा को उसी घर के एक कोने में पड़े रहने दिया गया। वो पूरी रात रोती रही। खुद को दुनिया की सबसे कमज़ोर और लाचार औरत समझकर उसने एक पल के लिए खिड़की से कूदकर जान देने की भी सोची, क्योंकि उसे आगे का रास्ता बिल्कुल अंधेरा लग रहा था। अगली सुबह राजीव ने श्रद्धा के सामने कुछ पेपर्स फेंके। वो तलाक के पेपर्स थे। राजीव ने बहुत ही चालाकी से वो कागज़ तैयार करवाए थे, जिसमें लिखा था कि श्रद्धा अपनी मर्ज़ी से घर छोड़ रही है और उसे किसी भी तरह का गुजारा भत्ता, एलिमनी या संपत्ति में हिस्सा नहीं चाहिए। इस पर साइन करो और अभी इस वक्त मेरे घर से निकल जाओ, राजीव ने हुक्म दिया। श्रद्धा ने पेपर्स उठाए और बिना कुछ बोले फटे हाल अपने मायके के लिए निकल गई। उसे उम्मीद थी कि उसके माता पिता और भाई उसे गले लगाएंगे, उसे सहारा देंगे, लेकिन समाज का डर अपनों के खून पर भी भारी पड़ता है। जब वो रोती हुई अपने घर पहुंची और पूरी आपबीती सुनाई तो उसके बड़े भाई के चेहरे पर चिंता और गुस्सा साफ दिख रहा था। भाई ने कहा, श्रद्धा, राजीव जी बहुत रईस और रसूखदार इंसान हैं, हम उनसे दुश्मनी नहीं मोल ले सकते। और समाज क्या कहेगा? लोग कहेंगे कि हमारी बेटी में ही कोई खोट होगी जो ससुराल वालों ने निकाल दिया। हमारे घर में कुंवारी बहन भी है, उसकी शादी कैसे होगी? श्रद्धा की बूढ़ी माँ ने रोते हुए कहा, बेटी, औरत का भाग यही है, थोड़ा सह ले, पैर पकड़कर माफ़ी मांग ले, वो वापस रख लेंगे। अपनी माँ और भाई की बातें सुनकर श्रद्धा के पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई। उसे समझ आ गया कि जिस समाज और जिन रिश्तों के लिए उसने अपने आत्मसम्मान की आहुति दे दी, वो सब खोखले हैं। उस पर श्रद्धा के अंदर का रोना बंद हो गया। आंसुओं की जगह एक ठंडी जलती हुई आग ने ले ली। उसने महसूस किया कि अगर वो आज खुद के लिए नहीं लड़ी तो वो पूरी ज़िंदगी एक जिंदा लाश बनकर रह जाएगी। नहीं माँ, श्रद्धा ने मजबूत आवाज़ में कहा। उसकी आवाज़ में अब वो पुराना डर नहीं था। मैं कोई माफ़ी नहीं मांगूंगी, दोष मेरा नहीं, राजीव का है, और मैं अब इस घर पर बोझ भी नहीं बनूंगी। श्रद्धा ने अपना छोटा सा बैग उठाया और घर से बाहर निकल गई। उसने ठान लिया था
कि अब पीछे मुड़कर नहीं देखेगी। श्रद्धा के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और ना ही जेब में बहुत पैसे थे। उसने अपनी कॉलेज के दिनों की एक सहेली काजल को फ़ोन किया। काजल एक स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी जो एक सामाजिक संस्था एनजीओ चलाती थी और महिलाओं के अधिकारों के लिए काम करती थी। श्रद्धा की पूरी कहानी सुनने के बाद काजल ने उसे गले से लगा लिया। श्रद्धा, तुम कमज़ोर नहीं हो। तुमने सालों तक जो सहा वो तुम्हारी कमज़ोरी नहीं, तुम्हारी सहनशीलता थी। लेकिन अब समय आ गया है कि तुम अपनी ताकत को पहचानो। तुम मेरे साथ मेरे एनजीओ के शेल्टर होम में रह सकती हो जब तक तुम अब पैरों पर नहीं खड़ी हो जाती। श्रद्धा ने काजल का सहारा स्वीकार किया, लेकिन उसने तय किया कि वो मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ेगी। काजल ने श्रद्धा से पूछा, श्रद्धा, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत क्या है? तुम क्या सबसे अच्छा कर सकती हो? श्रद्धा ने कुछ सोचकर कहा, मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है। माँ कहती थी कि मेरे हाथों के स्वाद में जादू है। काजल ने मुस्कुराते हुए कहा, बस मिल गया रास्ता। काजल की मदद से श्रद्धा ने एक छोटा सा श्रद्धा टिफ़िन सर्विस का काम शुरू किया। शुरुआती दिन बहुत कठिन थे। श्रद्धा सुबह 4 बजे उठती, खुद सब्जियों की मंडी जाती, मोल भाव करती और फिर लौटकर खाना बनाती। शुरुआत में सिर्फ 5 टिफ़िन के ऑर्डर मिले जो आसपास के दफ्तरों के कुंवारे लड़कों के थे, लेकिन श्रद्धा के खाने का स्वाद और शुद्धता ऐसी थी कि जिसने एक बार खाया वो उसका दीवाना हो गया। 2 महीने के अंदर ही 5 टिफ़िन से 50 टिफ़िन और फिर 6 महीने में वो संख्या 500 तक पहुंच गई। श्रद्धा ने अब अपने साथ 3 और ज़रूरतमंद महिलाओं को काम पर रख लिया था। वो अब सिर्फ एक रसोइया नहीं बल्कि एक बिजनेस वुमेन बन रही थी। इसके साथ ही श्रद्धा ने खुद को बदलने का फैसला किया। उसने एनजीओ में होने वाली अंग्रेज़ी बोलने की क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश ज्वाइन की। उसने कंप्यूटर चलाना सीखा ताकि वो अपने बिजनेस का हिसाब किताब खुद रख सके, किसी पर निर्भर ना रहे। उसने योग और ध्यान करना शुरू किया जिससे उसकी शारीरिक और मानसिक शक्ति में अभूतपूर्व विकास हुआ। अब वो साधारण सूती साड़ियों में भी एक अलग ही आत्मविश्वास के साथ चमकती थी। उसकी आंखों का डर अब एक गहरी समझ और ताकत में बदल चुका था। जब श्रद्धा आर्थिक रूप से पूरी तरह स्वतंत्र हो गई तो उसने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लिया। उसने काजल से कहा, काजल, राजीव को लगता है कि उसने मुझे बेसहारा छोड़कर जीत हासिल कर ली। वो निकिता के साथ ऐश कर रहा है, लेकिन मैं उसे ऐसे नहीं छोड़ूंगी। मुझे बदला नहीं चाहिए, मुझे मेरा अधिकार और न्याय चाहिए। काजल ने शहर के सबसे बेहतरीन वकीलों में से एक एडवोकेट अजीत शर्मा से श्रद्धा की मुलाकात करवाई। अजीत जी ने जब श्रद्धा का आत्मविश्वास देखा तो वो भी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, श्रद्धा जी, राजीव एक रसूखदार आदमी है। वो अदालत में आपको बदनाम करने की कोशिश करेगा। क्या आप तैयार हैं? मैं हर तूफान का सामना करने के लिए तैयार हूँ सर, श्रद्धा ने बिना पलक झपकाए कहा। श्रद्धा की तरफ से अदालत में राजीव के खिलाफ घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस का, मानसिक प्रताड़ना और हिंदू विवाह अधिनियम के तहत भरण पोषण एलिमनी का मुकदमा दायर किया गया। इसके साथ ही श्रद्धा ने उस आलीशान बंगले में भी अपने हिस्से का दावा किया, क्योंकि वो घर शादी के बाद राजीव की कमाई से बना था, जिसमें एक पत्नी के रूप में श्रद्धा का भी कानूनी हक था। जब कोर्ट का समन राजीव के आलीशान बंगले पर पहुंचा तो वहां हड़कंप मच गया। राजीव और उसके माता पिता सन्न रह गए। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो श्रद्धा उनके सामने ज़रा सी डांट पर थरथर काँपती थी, उसने कोर्ट जाने की हिम्मत कैसे की। राजीव ने गुस्से में श्रद्धा को फ़ोन किया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कोर्ट में खींचने की? तुम जानती नहीं मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें सड़क पर ला खड़ा करूँगा। श्रद्धा ने बहुत शांत लेकिन भारी आवाज़ में जवाब दिया, राजीव, सड़क पर तो मैं पहले से ही थी जब तुमने मुझे निकाला था। अब मैं अपने पैरों पर खड़ी हूँ। अपनी ताकत का अंदाज़ा तुम्हें कोर्ट में हो जाएगा। अब फ़ोन रखो, कोर्ट में मिलते हैं। और उसने फ़ोन काट दिया। राजीव फ़ोन हाथ में लिए सन्न रह गया। उसने पहली बार श्रद्धा की आवाज़ में ये धार सुनी थी। अदालत की पहली पेशी का दिन आया। राजीव अपने साथ शहर के सबसे महंगे और नामी वकील को लेकर आया था।
राजीव खुद भी बेहद महंगे सूट में अहंकार से सिर उठाए कोर्ट रूम में दाखिल हुआ। उसे लगा कि श्रद्धा अभी भी डरी सहमी औरत होगी जिसे वह आसानी से डरा देगा। लेकिन जैसे ही श्रद्धा ने कोर्ट रूम में प्रवेश किया, राजीव की आंखें फटी की फटी रह गईं। श्रद्धा ने एक गहरे नीले रंग की साधारण लेकिन बेहद सलीके की सूती साड़ी पहनी थी। उसके बाल अच्छे से बंधे थे, माथे पर छोटी सी बिंदी थी और चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और आत्मविश्वास था। वो अब किसी याचक की तरह नहीं बल्कि एक दावेदार की तरह खड़ी थी। राजीव के वकील ने जिरह शुरू की। मिलॉर्ड, ये केस सरासर झूठा है और मेरे क्लाइंट को बदनाम करने की एक साजिश है। ये औरत अनपढ़ है, पिछड़ी सोच की है। ये मेरे क्लाइंट के आधुनिक रहन सहन के साथ तालमेल नहीं बिठा पाई और ख़ुद अपनी मर्ज़ी से घर छोड़कर चली गई। अब ये सिर्फ मेरे क्लाइंट के पैसों को हड़पने के लिए भरण पोषण का दावा कर रही है। राजीव के वकील ने श्रद्धा की मानसिक स्थिति पर भी सवाल उठाए और उसे एक असंतुलित औरत साबित करने की कोशिश की। श्रद्धा के वकील अजीत जी खड़े हुए। मिलॉर्ड, विपक्षी वकील का ये दावा कि श्रद्धा जी अनपढ़ हैं या अपनी मर्जी से गई हैं पूरी तरह निराधार है। श्रद्धा जी ग्रेजुएट हैं और वो आज शहर की एक सफल एंटरप्रेन्योर हैं और जो खुद 4 महिलाओं को रोज़गार दे रही हैं। वो पैसों की भूखी नहीं हैं, वो न्याय की भूखी हैं। और जहाँ तक घर छोड़ने की बात है, उन्हें घर छोड़ने पर मजबूर किया गया क्योंकि राजीव जी का एक दूसरी महिला के साथ अवैध संबंध है। बकवास, इसका कोई सबूत नहीं है, राजीव का वकील चिल्लाया। तभी श्रद्धा खुद अपनी जगह से खड़ी हुई। उसने जज साहब की तरफ देखा और कहा, मिलॉर्ड, अगर आपकी अनुमति हो तो कुछ सबूत मैं खुद पेश करना चाहती हूँ। जज ने सिर हिलाकर अनुमति दी। श्रद्धा ने अपने बैग से एक पेन ड्राइव निकाली और कोर्ट के क्लर्क को दे दी। मिलॉर्ड, इस पेन ड्राइव में राजीव और उनकी कोलीग निकिता के बीच के चैट्स, उनकी तस्वीरें और राजीव के बैंक अकाउंट के वो स्टेटमेंट्स हैं जो साबित करते हैं कि उन्होंने मुझे अनदेखा करके निकिता पर लाखों रुपए खर्च किए, उसे डायमंड्स रिंग दी और विदेश यात्राओं के टिकट बुक किए। ये वो सबूत हैं जो मैंने उस रात उनके फ़ोन से हासिल किए थे जब मुझे उनकी बेवफाई का पता चला था। कोर्ट रूम के स्क्रीन पर जैसे ही वो तस्वीरें और चैट्स फ्लैश हुए, राजीव के वकील के पास बोलने के लिए कुछ नहीं बचा। राजीव का चेहरा शर्म और डर से पीला पड़ गया। उसके माता पिता जो कोर्ट रूम में पीछे बैठे थे, उन्होंने अपनी गर्दन झुका ली। श्रद्धा ने अपनी बात जारी रखी। मिलॉर्ड, मैं इस अदालत में सिर्फ पैसे मांगने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ उस हर औरत की आवाज़ बनकर आई हूँ जिसे ये समाज अनपढ़ या घरेलू कहकर उसके आत्मसम्मान को कुचल देता है। मैंने 5 साल उस घर को मंदिर मानकर पूजा की और बदले में मुझे क्या मिला? धोखा और अपमान। मुझे न्याय चाहिए। श्रद्धा की बुलंद और स्पष्ट आवाज़ पूरे कोर्ट रूम में गूंज रही थी। जज साहब भी श्रद्धा की दलीलों और उसके आत्मविश्वास से बहुत प्रभावित हुए। मामला बिल्कुल साफ था। सबूतों के आधार पर कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया। जज साहब ने राजीव को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा, एक पत्नी को बिना किसी ठोस कारण के और उसकी बिना सहमति के इस तरह प्रताड़ित करना और धोखा देना कानूनन अपराध है। कोर्ट आदेश देता है कि राजीव अपनी कुल संपत्ति का 40% हिस्सा श्रद्धा को भरण पोषण के रूप में तुरंत देगा। इसके अलावा जिस आलिशान बंगले में वो रहते हैं उसका आधा हिस्सा कानूनी तौर पर श्रद्धा के नाम किया जाता है। अदालत का ये फैसला राजीव के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुई। इस कोर्ट केस और धोखाधड़ी की खबर जब राजीव की मल्टीनेशनल कंपनी के हेडक्वार्टर तक पहुंची, तो कंपनी की साख को बचाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने राजीव को तत्काल प्रभाव से नौकरी से टर्मिनेट कर दिया। कॉरपोरेट जगत में उसकी इतनी बदनामी हुई कि दूसरी बड़ी कंपनी ने उसे नौकरी पर रखने से साफ मना कर दिया। जब राजीव के पास ना तो वो ऊंची नौकरी रही और ना ही पहले जैसा पैसा, तो निकिता ने भी उससे दूरी बना ली। उसने राजीव से साफ कह दिया, राजीव, मैं एक सफल और अमीर आदमी से प्यार करती थी, एक बेरोज़गार और बदनाम इंसान से नहीं। निकिता उसे छोड़कर किसी दूसरे शहर चली गई। राजीव अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। उसके माता पिता भी समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहे थे। एक शाम श्रद्धा अपने नए फ्लैट की बालकनी में खड़ी चाय पी रही थी
अब उसका टिफ़िन सर्विस का बिज़नेस एक बड़े कैटरिंग ब्रांड में बदल चुका था। तभी उसके घर की घंटी बजी। दरवाज़ा खोलने पर सामने राजीव खड़ा था। उसके कपड़े बिखरे हुए थे, चेहरे पर हताशा थी और आंखों में आंसू थे। वो राजीव जो कभी अहंकार से बात करता था, आज श्रद्धा के सामने हाथ जोड़कर खड़ा था। श्रद्धा, मुझे माफ़ कर दो, राजीव ने रूंधे गले से कहा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने उस चकाचौंध के चक्कर में असली हीरे को खो दिया। निकिता मुझे छोड़कर चली गई, मेरी नौकरी चली गई, मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। प्लीज़ मेरे साथ वापस चलो, हम सब कुछ भूलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। श्रद्धा ने राजीव की तरफ देखा। उसकी आंखों में अब ना तो राजीव के लिए कोई नफ़रत थी, ना गुस्सा और ना ही कोई पुराना प्यार। वहाँ सिर्फ एक गहरी उदासीनता और शांति थी। श्रद्धा ने एक गहरी सांस ली और मुस्कुराते हुए कहा, राजीव, तुमने बहुत देर कर दी। जो श्रद्धा तुम्हारे तानों से रोती थी, जो तुम्हारे पैर पकड़कर भीख मांगती थी, वो उसी दिन मर गई थी जिस दिन तुमने उसे अपने घर से निकाला था। आज जो तुम्हारे सामने खड़ी है वो एक स्वतंत्र आत्मनिर्भर औरत है, जिसे अपनी ज़िंदगी जीने के लिए किसी बैसाखी या धोखेबाज साथी की ज़रूरत नहीं है। श्रद्धा, क्या तुम मुझे एक मौका भी नहीं दोगी? राजीव ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। मौका? मौका हमेशा उसे दिया जाता है राजीव, जिससे अनजाने में गलती हुई हो। तुमने तो सोच समझकर मेरा सौदा किया था। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हारी आभारी हूँ। अगर तुमने उस दिन मेरे साथ वो ज़्यादती नहीं की होती तो मैं कभी अपनी इस ताकत को नहीं पहचान पाती। अपनी माफ़ी अपने पास रखो और अपनी ज़िंदगी को फिर से संवारने की कोशिश करो। ये कहकर श्रद्धा ने धीरे से दरवाज़ा बंद कर दिया। राजीव बंद दरवाजे के बाहर खड़ा अपनी किस्मत पर रोता रहा और अंदर श्रद्धा अपनी नई खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई, जहाँ से सामने खुला आसमान और उगता हुआ सूरज दिखाई दे रहा था। वो अब किसी की परछाई नहीं थी, वह खुद अपना सवेरा बन चुकी थी। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि परिस्थिति चाहे कितनी भी विपरीत क्यों न हो और इंसान खुद को कितना भी कमज़ोर क्यों न महसूस कर रहा हो, यदि वो अपने आत्मसम्मान को जगा ले और ख़ुद पर विश्वास करना सीख जाए तो वो बड़े से बड़े साम्राज्य को भी हिला सकता है। औरत की सहनशीलता उसकी कमज़ोरी नहीं, उसका संयम है, और जिस दिन ये संयम टूटता है उस दिन न्याय की एक नई गाथा लिखी जाती है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही इमोशनल, सस्पेंस, फैमिली स्टोरी, लव स्टोरी, मोटिवेशनल स्टोरी को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।